हेलो स्टूडेंट्स। आज हम राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। श्री अरबिंदो घोष के राजनीतिक विचार, उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के राजनीतिक विचार वो भारत को देना चाहते थे, भारत को राजनीतिक तौर पर एक राजनीतिक रास्ता दिखाना चाहते थे। अरबिंदो घोष के जो राजनीतिक विचार हैं उन पर अध्यात्म का, रिलीजन का और धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। अरविंद के राजनीतिक विचारों में कांग्रेस का विरोध शामिल है। अरविंद के राजनीतिक विचारों में धर्म शामिल है। अरविंद के राजनीतिक विचारों में सभी व्यक्तियों की भूमिका शामिल है, स्वतंत्रता शामिल है और भी बहुत सारी बातें इनके राजनीतिक विचारों में शामिल है। हम उनका अध्ययन करेंगे। अरविंद के राजनीतिक विचारों की शुरुआत हम इनके द्वारा की गई कांग्रेस पार्टी की आलोचना से शुरू करेंगे। डॉक्टर अरविंद ने अपने राजनीतिक विचारों में ये बात प्रमुखता से सामने रखी कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए और भारत में एक सफल राजनीतिक माहौल तैयार करने के लिए और भारत में एक लोगों की सरकार कायम करने के लिए जो उन्होंने विचार दिए, उनमें सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी का विरोध किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक पार्टी, एक ऐसा मंच है जो सर्वप्रथम भारत में ऐसा मंच तैयार हुआ है जिसने आज़ादी के लिए अपनी डिमांड जो है वो अंग्रेज़ों के सामने रखी है। परंतु कांग्रेस पार्टी ने उस हद तक जाके लोगों का साथ नहीं दिया या देश को आज़ाद करवाने के लिए, देश को नए राजनीतिक रास्ते पर चलाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छे प्रयास जो है वो नहीं किए। उनका मानना था कि जो कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है वो सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भारत में अंग्रेज़ों का ही शासन बनाए रखना चाहती है और उसमें ही सुधारों की मांग समय समय पर कांग्रेस पार्टी जो है वो करती रहती है। कांग्रेस पार्टी के बारे में अरविंद ने कहा कि विधान परिषदों का विस्तार करने से उनमें अधिक से अधिक भारतीयों को सम्मिलित करने या ऊंचे पदों पर भारतीयों को नियुक्त करने से भारत का भला नहीं होने वाला, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन प्रशासन में सुधार करके भारतीयकरण करना चाहती थी अंग्रेजी शासन व प्रशासन का, कि भारतीय लोगों को सैनिक असैनिक पदों पर बिठा दिया जाए या शासन के पदों पर बिठा दिया जाए या उनको विधान मंडलों में या विधान परिषदों में शामिल कर दिया जाए। ऐसा करके कांग्रेस पार्टी भारत में जो है शासन और प्रशासन के बदलाव करना चाहती थी। लेकिन अरविंद ने इन सुधारों को सिरे से जो है वो खारिज कर दिया। उनका मानना था कि भारतीय लोगों को शासन व प्रशासन में शामिल नहीं करना, बल्कि भारतीय लोगों को शासन व प्रशासन का स्वामी बनाना है। तो इसलिए वो कांग्रेस के उद्देश्य को ही जो है सिरे से नकार देते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य है कि भारतीयकरण करना है शासन प्रशासन का, वो गलत है। इसके विपरीत हमें भारतीय लोगों के ही हाथों में देना है शासन और प्रशासन और अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ना है। इस आधार पर उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की। दूसरा जो पॉइंट है वो हम ये कह सकते हैं, कांग्रेस द्वारा अपनाए जाने वाले जो साधन हैं उनको वो कहीं ठीक नहीं मानते थे। साधन मतलब जिन साधनों के द्वारा कांग्रेस परिवर्तन करना चाहती थी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बदलाव करना चाहते थे भारत में, अंग्रेज़ों से के आगे जो है अपनी डिमांड रखना चाहते थे और जिन साधनों का वो प्रयोग करना चाहते थे उनको अरविंद सही नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि अंग्रेज़ों के सामने यदि हम विनय पत्र रखें, प्रार्थना पत्र रखें या ज्ञापन उनको सौंपें या प्रतिनिधिमंडल भेज के उनसे अपनी बातें मनवाएं, तो ये सही तरीका नहीं है। ऐसे कोई भी शासन व्यवस्था जो है वो हमारी बात नहीं मानेगी।
कड़े कदम उठाने हैं, तभी अंग्रेजी शासन प्रणाली को हम यहाँ से जो है ख़त्म कर पाएंगे या उन तक अपनी बात पहुँचा पाएंगे हमें। और इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए, ये अरविंद का मानना था। और इसके अलावा कांग्रेसी नेताओं में निष्कपटता की कमी जो है, ये अरविंद घोष का मानना था कि जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका जो स्वभाव है, उनका जो नेचर है, वो अपने सेल्फ के साथ जुड़ा हुआ है, अपने स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। वो निस्वार्थ भाव से कार्य नहीं कर रहे, वो लोगों के लिए कार्य नहीं कर रहे, वो अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। उनको भारतीय लोगों की सोच से, भारतीय जनमानस के से कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है। वो ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे। ये भी कहीं ना कहीं अरविंद को जो है वो बात खटकती थी। नेक्स्ट जो बात है वो है साधारण लोगों के प्रति कोई ध्यान ना होना कांग्रेस का। मासेस वर नेग्लेक्टेड बाय द कांग्रेस। अरविंद का ये मानना था कि कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो भारत के आम जन की सोच नहीं है, और ना ही कांग्रेस पार्टी जो है वो भारत के आम जन का प्रतिनिधित्व करती है। वो आम जन की को उस तरह के भागीदार बनाकर ये मूवमेंट नहीं चला रहे जिस तरह से भारतीय लोगों को जो है प्रत्येक वर्ग को, चाहे वो प्रत्येक धर्म को, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, चाहे वो किसान है, दलित है, कमेरा है, कोई भी वर्ग है, चाहे वो मेहनतकश वर्ग है, चाहे वो कृषक वर्ग है, सभी को साथ लेकर कांग्रेस नहीं चल रही है। तो सबका प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। यह चुनिंदा लोगों का संगठन है जो कि प्रत्येक जनमानस तक पहुंचा हुआ नहीं है। ये भी वो इस आधार पर भी वो कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हैं अपने राजनीतिक विचारों में। नेक्स्ट है स्वराज्य के संबंध में विचार। अरविंद का मानना था कि अरविंद ने एक बार कहा भी था कि नया आंदोलन मुख्य रूप से बुरे शासन के विरुद्ध नहीं अपितु ब्रिटिश नियंत्रण के कायम रहने के विरुद्ध एक रोष है। यानी ब्रिटिश शासन प्रणाली को जड़ से फेंकने के लिए लोगों को जो है लोग प्रयासरत हैं। उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी कुछ सुधार करके जो है वो इसी शासन प्रणाली में जो है वो सुधार करके इसको लागू या बनाए रखना चाहती है। तो ऐसा अरविंद का बिल्कुल मानना नहीं है। वो ये मानते हैं, वैसे तो स्वराज्य शब्द की जो व्याख्या की जाए और जो जहाँ तक अरविंद स्वराज्य शब्द से अवगत थे कि स्वराज्य का अर्थ ये है कि व्यक्ति का संपूर्ण प्रभुत्व हो, व्यक्ति का अपने ऊपर स्वयं के ऊपर नियंत्रण हो और पूरी शासन और प्रशासन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का नियंत्रण हो जो उस देश के बाशिंदे हैं, जो उस देश के नागरिक हैं, जो उस देश में पैदा हुए हैं। किसी बाहर के लोगों का जो है कोई हक नहीं बनता कि वो दूसरे देश के लोगों के ऊपर जो है वो शासन करें। तो ये स्वराज्य के साथ उन्होंने इस विचार को जोड़ा है कि स्वराज्य का अर्थ ही वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनका शासन जो है उनके ऊपर हो। यानी मूल निवासियों का ही शासन अपने ऊपर हो, मूल निवासी ही सरकारी और गैर सरकारी जो है ऑफिसेज में काम करें या सरकार में शामिल हों या प्रशासन में शामिल हों या सरकार का निर्माण करें, वो मूल निवासी ही करें। किसी दूसरे देश के लोगों को कोई अधिकार नहीं है किसी भारत जैसे बड़े देश पर जो है वो शासन और प्रशासन चलाने का। इस आधार पर भी वो आलोचना करते हैं कांग्रेस पार्टी की। फिर वो स्वराज्य प्राप्ति के लिए कुछ एक साधन भी सुझाते हैं भारतीय लोगों को, जिसमें सशस्त्र विद्रोह तक की वो बात करते हैं। और यदि हिंसात्मक भी होना पड़े हमें अपनी स्वाधीनता के लिए, हमें अपने स्वराज्य के लिए, हमें अपना शासन प्रशासन बनाने के लिए अगर हमें हिंसक कार्यवाही भी करनी पड़े तो वो उससे भी गुरेज नहीं करते। और क्रियाहीन विरोध की वो बात करते हैं, ब्रिटिश सामान के बहिष्कार की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं। इसके अलावा
जो है उनके बहुत सारे ऐसे विचार भी हैं जिसमें वो यहाँ तक समर्थन करते हैं कि किसी भी हद तक अगर जाना पड़े तो हमें ब्रिटिशर्स को भारत से भगाना ज़रूरी है, चाहे हमें हिंसात्मक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक किसी भी तरीके से जो है हमें अपनी माँ को आज़ाद करवाना पड़े, अपने भारत को आज़ाद करवाना पड़े, तो वो हमें उसके लिए तैयार और तत्पर रहना चाहिए। ये तो थी इनकी द्वारा की गई कांग्रेस की आलोचना। इसके अलावा इनके जो राजनीतिक विचारों में और जो कुछ चीज़ें शामिल हैं उनमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि इनके जो है स्वराज्य के संबंध में क्या विचार हैं। तो अरविंद ने स्वराज्य के बारे में यही कहा है कि स्वराज्य जो है वो प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक है। स्वराज्य के बिना उसको जो है शासन और प्रशासन उसके लिए काम कर ही नहीं पाएगा। तो स्वराज्य तो उसके लिए बहुत बहुत एक एसेंशियल फीचर है। इसके बाद उन्होंने उनके राजनीतिक विचारों में राष्ट्र की बात की गई, राष्ट्रवाद संबंधी विचारों की बात की गई। तो राष्ट्रवाद संबंधी विचारों को यदि हम देखें तो उनके ऊपर जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। उन्होंने भारत को एक राज्य के रूप में नहीं, भारत को एक भूमि के टुकड़े के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने भारत को एक माता के रूप में, जिसने हम सबको उत्पन्न किया है और जिसकी धरती पर बोया हुआ प्रत्येक बीज हमारे खाने के काम आता है, जिसकी धरती हमें सींच रही है, जिसका दिया भोजन हम खा रहे हैं, वो है भारत माता है। और भारत देश को एक तरह से उन्होंने अध्यात्मीकरण किया है राष्ट्र के रूप में, और एक काल्पनिक राष्ट्रवाद की उन्होंने कल्पना की है कि भारत का जो राष्ट्र है वो भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत एक माँ है लोगों की। भारत एक लोगों के लिए माँ का दर्जा है, भारत देश के लोगों के लिए यानी यहाँ पे उन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को, राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट का आध्यात्मिकरण कर दिया है और राष्ट्र को एक माता के रूप में वो स्वीकार कर रहे हैं। और एक माता के लिए उसके बच्चे, प्रत्येक नागरिक जो उसके बच्चे हैं, उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने तक के लिए वो उनको तैयार करना चाह रहे हैं कि यदि अंग्रेज़ों का यहाँ शासन भी हो गया है तो हमें अपनी माँ को आज़ाद करवाना है। अंग्रेज़ों ने इस माँ को, इस भारत को अपनी जंजीरों में जकड़ लिया है और उसको आज़ाद करने के लिए अगर हमें हिंसक कार्यवाही भी करनी पड़े तो उससे भी वो गुरेज नहीं करते। ये उनके राष्ट्रवाद के संबंध में इस प्रकार के उनके विचार हैं। उनके इसके अलावा अरविंद ने एक बार स्वयं कहा भी था कि राष्ट्रवाद केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रवाद एक धर्म है जो परमात्मा की देन है। राष्ट्रवाद एक स्वीकृत धर्म है जिसे तुमने धारण करना ही पड़ेगा यदि तुम राष्ट्रवादी बनना चाहते हो, तथा यदि तुम राष्ट्र के इस धर्म को स्वीकार करते हो तो तुम एक धार्मिक भावना सहित इसे स्वीकार करो। तुम इस बात का स्मरण रखो कि तुम परमात्मा के साधन है। यानी भगवान ने भारतीय नागरिकों को जो है वो यहाँ इस भारत माता के पास भेजा है, इस धरती के टुकड़े के ऊपर भेजा है। और ये धरती का टुकड़ा नहीं, ये माँ है। हम सब इसकी संतान के रूप में इस धरती के ऊपर जो है वो पैदा हुए हैं और इसकी रक्षा करना जो है हमारा सर्वोपरि कर्तव्य जो है वो बनता है। फिर इनके राष्ट्रवाद के बाद इनके जो हैं राज्य के संबंध में यदि हम विचार देखें तो वो भी काफ़ी आध्यात्मिक रूप इन्होंने राज्य के विचारों को भी देने का प्रयास किया है। और इन्होंने राज्य के बुरे और अच्छे दोनों पहलुओं पर गहराई से अपनी बात रखी है।
अरविंद का मानना था कि जो राज्य है, बेशक वो लोगों ने अपने अधिकारों के लिए, अपने विकास के लिए या अपनी खुशी के लिए बनाया है, अपने जो है अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया है। लेकिन जो राज्य अभी प्रचलित है वो सामूहिक स्वार्थवाद पर आधारित है। अब सामूहिक स्वार्थवाद का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, ये अपने आप में मौलिक इनका विचार है। इनका मानना है कि राज्य जो है वो लोगों को उनके अधिकार, स्वतंत्रताएं या उनको जो भी उसने सुविधा देनी है वो देता तो है, परंतु यहाँ ये बात जो है वो याद रखने योग्य है कि राज्य द्वारा कई बार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हनन भी कर लिया जाता है। वो कैसे कर लिया जाता है, ये बात समझने वाली है। इनका ये मानना है कि राज्य जो काम करता है वो सामूहिक हित में काम करना राज्य का कर्तव्य होता है, और राज्य को जो प्रभुसत्ता मिली है वो लोगों से ही मिली है, और लोगों ने ही राज्य को प्रभुसत्ता दी है, राज्य को सत्ता दी है, राज्य को पावर दी है, राज्य को शक्ति दी है। परंतु राज्य को प्रभुसत्ता तो लोगों ने दे दी है, लेकिन कई बार राज्य क्या करता है कि व्यक्तियों को अपने सब्जेक्ट मान लेता है, व्यक्तियों को अपने अधीन मान लेता है। राज्य के जो शासनकर्ता लोग हैं या सरकार के जो शासनकर्ता लोग हैं वो लोगों के सामूहिक हित का नाम लेकर लोगों की स्वतंत्रताओं और अधिकारों का कई बार जो है वो हनन कर जाते हैं। सामूहिक स्वार्थवाद के नाम पर लोगों के जो है अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित कर देते हैं, ये गलत है। अब यहाँ पे जो है अरविंद का जो मुख्य विचार है वो ये है कि व्यक्ति को राज्य के ऊपर न्यौछावर नहीं किया जाना चाहिए। बेशक राज्य को शक्ति दी गई है, लोगों के द्वारा ही दी गई है, लेकिन राज्य को किसी भी हद तक जाकर लोगों के अधिकारों और शक्तियों को कम नहीं बल्कि अधिक करना चाहिए। राज्य को वो एक लक्ष्य मानते हैं, राज्य को वो एक साधन मानते हैं और लोगों को वो लक्ष्य मानते हैं। यानी स्टेट इज एन एंड एंड पीपल्स आर द मीन्स। इस कॉन्सेप्ट में जो है उनका विश्वास नहीं है। उनका मानना है कि राज्य लोगों के लिए है और लोगों को राज्य पे न्यौछावर नहीं किया जा सकता, जबकि राज्य को लोगों पर न्यौछावर किया जा सकता है। यानी अगर आवश्यकता पड़े तो राज्य की शक्तियां कम की जा सकती हैं, लेकिन लोगों के अधिकार कम नहीं होने चाहिए। ये उनका मुख्य तौर पर जो है वो मानना था राज्य के संबंध में। इसके अलावा उनका जो अन्य राजनीतिक विचार है वो ये है मानवीय एकता का आदर्श। हालांकि शुरू में अरविंद घोष जो हैं वो राष्ट्र को एक अंतिम इकाई के रूप में मानते थे कि राजनीतिक रूप से राज्य का अगर अस्तित्व है और अच्छा राज्य है तो वो अपने आप में पूर्ण है। परंतु जब उन्होंने 1914 का प्रथम विश्व युद्ध देखा, जिसमें भयंकर जान माल की हानि हुई, लाखों लोग मौत के घाट उतारे गए, निहत्थे मारे गए, निर्दोष लोगों की उसमें जो है जानें चली गई, फिर इन्होंने इस विचार को भी एक अध्यात्म रूप देने का प्रयास किया और एक नया विचार हम सबके सामने रखा, जिसे हम मानवीय एकता के आदर्श के रूप में जो है वो मानते हैं, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। तो इनका मानना था कि हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि संपूर्ण विश्व के संपूर्ण राज्यों का ही हम एक ऐसा फेडरेशन बना दें, एक ऐसा संघ बना दें कि सारे राज्यों के ऊपर एक ही संघ का या एक ही समुदाय का नियंत्रण हो जाए और इस प्रकार के जो युद्ध हैं
जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उसमें बहुत सारे देश एक दूसरे को ख़त्म करने की जो है उद्देश्य से खड़े हो गए, ऐसी घटना जो है वो आगे कभी ना घटित हो, इसलिए जो है हमें सारे राज्यों को एक कर देना चाहिए। और क्योंकि इन्होंने इसका तर्क दिया कि क्योंकि संपूर्ण मानवता को ईश्वर ने पैदा किया है और संपूर्ण मानवता में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, या वो इंग्लैंड है, अमेरिका है, सभी देशों में इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। और सभी देशों में जो है इंसानों का जन्म हुआ है वो एक ही परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के द्वारा जो है वो ये रचना रची गई है। इसलिए हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि पूरे विश्व की मानवता है वो एक हो जाए, अलग अलग राज्यों का गठन ना हो, अलग अलग सरकारों का गठन ना हो। उन्होंने अपने विचार दिए कि हमें संपूर्ण विश्व को कुछ एक संघों में विभाजित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य एशिया, संयुक्त राज्य अफ्रीका, इस प्रकार से 4 संयुक्त राज्य बना देने चाहिए। और फिर इन चारों संयुक्त राज्यों का या संयुक्त संघों का एक बड़ा महासंघ बना देना चाहिए। महासंघ के रूप में चारों ये संयुक्त राज्य एकत्र हो जाएंगे, यानी पूरे विश्व को पहले 4 भागों में बांट दिया जाए और फिर उनको भी एक कर दिया जाए, उनका एक बड़ा महासंघ बना दिया जाए और सारा शासन और प्रशासन एक ही जगह से जो है वो चले। इस प्रकार के उन्होंने विचार दिए। अरविंद इस बात को भली प्रकार से जानते थे कि स्वतंत्रता या स्वतंत्र विश्व संघ को स्थापित करने के मार्ग में अनेक गंभीर बाधाएं आ सकती हैं। प्रभुसत्ताशाली राष्ट्रीय राज्य अधिकांशतः अपने स्वार्थी हितों को अधिक महत्व देंगे। इसी कारण अरविंद ने राष्ट्रीय राज्य को सामूहिक स्वार्थवाद का जो है नाम दिया है। उनका विचार था कि यदि स्वतंत्र विश्व संघ की स्थापना करनी है तो सामूहिक स्वार्थवाद में सुधार करना आवश्यक है। इस उद्देश्य से के लिए अरविंद ने मानवता के आध्यात्मिक धर्म का आश्रय लेना चाहा और उन्होंने सामूहिक स्वार्थवाद की जगह मानवीय एकता के आदर्श को जो है स्थान दिया है और मानवीय एकता के आदर्श को स्थापित करना चाहते थे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संबंधी विचार। स्वतंत्रता संबंधी विचारों में जो अरविंद है वो स्वतंत्रता को 2 भागों में बांटते हैं, एक आंतरिक स्वतंत्रता और एक बाहरी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता संबंधी विचारों का भी अरविंद ने धार्मिकीकरण या आध्यात्मिकरण करने का जो है वो प्रयास किया है। अरविंद का मानना है कि स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति की आत्मा का गुण है, व्यक्ति के स्वभाव का गुण है, व्यक्ति के जो इंटरनल स्वतंत्रता है वो बाहरी स्वतंत्रता से बिल्कुल अलग है। बाहरी स्वतंत्रता में वो शामिल करते हैं कि राज्य द्वारा दी गई जो स्वतंत्रताएं हैं, चाहे वो आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, ये सारी स्वतंत्रताएं जो हैं ये बाहरी स्वतंत्रताएं इनको अरविंद मानते हैं। और एक आंतरिक स्वतंत्रता की वो बात करते हैं जिसमें आत्मा को स्वतंत्रता देनी है, जिसमें व्यक्ति को आध्यात्मिक स्वतंत्रता देनी है। और इनका ये भी मानना है कि बाहरी स्वतंत्रता का तभी फायदा होगा जब हम व्यक्ति को आंतरिक स्वतंत्रता भी दें, क्योंकि अल्टीमेटली व्यक्ति को जो है आध्यात्मिक स्वतंत्रता तक पहुंचाना ही मानवता का और जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो 2 प्रकार की स्वतंत्रताओं की वो बात करते हैं, आंतरिक और बाहरी स्वतंत्रता। बाहरी स्वतंत्रता को कभी भी ऐसे कानूनों के दायरे में नहीं रखना चाहिए जिसके कारण व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता को कुछ हानि पहुंचे, यानी वो दोनों प्रकार की स्वतंत्रताओं का पूरा ख्याल रखना चाहते हैं।
ये कुछ एक थे अरविंद के राजनीतिक विचार थे, जैसा कि हमने देखा। और इन राजनीतिक विचारों में अरविंद ने पूरी कोशिश की लोगों को ये समझाने की कि वो अध्यात्मवाद के साथ जुड़े हुए हैं, और अध्यात्मवाद का उनके राजनीतिक विचारों पर बहुत गंभीर प्रभाव है। इसलिए अरविंद का ये मानना था कि अध्यात्म के बिना राजनीति या राज्य का या सरकार का गठन नहीं किया जा सकता, और प्रत्येक राज्य और सरकार को चाहिए कि वो लोगों के आध्यात्मिक जीवन का भी जो है वो ख्याल रखे।